चलो लास्ट क्या पढ़ रहे थे? मरुस्थल में पढ़ने वाली स्थलाकृतियों को पढ़ रहे थे। टॉपिक चल रहा हमारा थार मरुस्थल, है ना। इसमें अपने को बात करनी है जो स्थलाकृतियां हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले यहाँ एक बात देख लें कि मरुस्थल में हमने कल देखा था कि अपर्दन और निक्षेपण के द्वारा, एक तो आप लोगों का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। जब मैं अगर बोलना स्टार्ट कर दिया है मैंने तो आई थिंक, है ना, मैं दूसरे जो है कि पहले आपको पुचकारें, है ना, फिर हम पढ़ाएं, ये थोड़ी सी जो है वो नहीं है। कंपटीशन दे रहे हैं अपन, स्कूल के अंदर नहीं बैठा है, ये चीज को ध्यान रखो। समझ में आ रही बात? ठीक है। मैं 3 मिनट अगर जो है मेरी क्लास अगर लेट स्टार्ट हुई, उसका रीजन क्या था कि भाई सर ने लेट छोड़ी, तो मेरा टारगेट ये है कि बस 1 घंटा पूरा आपको दिया जाए, हाँ या ना। तो आपका भी टारगेट होना चाहिए 1 घंटा पूरा पढ़ा जाए, ठीक है। तो जब मैं आके और अपना जो है काम करने स्टार्ट करते तो आपका काम भी स्टार्ट हो जाना चाहिए। चलो, तो मरुस्थल के अंदर जब हम बात करते हैं, बिल्कुल राधे राधे जो ऑनलाइन साथी है, जो हम बात कर रहे हैं कि जैसे मान लो कोई पर्वतीय भाग है। अब इस पर्वतीय भाग पर क्या होगा? अपर्दन। क्या होगा? अपर्दन होगा। तो अपर्दन कौन करेगा? हमने कल देखा था कि अपर्दन का जो कारक है वो कौन है? पवन और हवा। पर क्या केवल पवन और हवा अपर्दन कर सकती है क्या? नहीं। अगर ऐसा होता तो आप लोगों का जो अपर्दन है वो कब से हो चुका होता, है ना। क्योंकि पवन अगर जो हम देखें कि खाली पवन अपर्दन कर सकती है तो नहीं कर सकती, तो क्या चाहिए इसके साथ में? इसके साथ तो कोई ना कोई ऐसा कारक चाहिए जो अपर्दन में सहयोगी रहे। और ध्यान ये रखना कि मरुस्थल में होती है रेत और साथ में होते हैं चट्टानों के कण। तो जब आपका तीव्र गति से हवा चलेगी, पवन चलेगी और वो लंबे समय तक इस पर्वत पे चारों दिशाओं से जब आपका जो है आकर टकराएगी, और इसके साथ में जो रेत के कण हैं, जो चट्टानों के कण हैं, वो भी आकर टकराएंगे, और लंबे समय तक जब तक ये कण आपके जो हैं आकर टकराएंगे, तो इनके टकराने से क्या होगा? इसके जो ऊपर का मुलायम भाग है वो आपका हट जाएगा, जो कोमल मुलायम भाग है उसका अपर्दन हो जाएगा। लेकिन जो अंदर का कठोर भाग है वो कठोर भाग कभी भी अपर्दित नहीं होगा। लेकिन उस कठोर भाग पर भी क्या होगा? बार बार जब रगड़ लगेगी, उस रगड़ के लगने से वह भाग आपका हो जाएगा चिकना, सपाट और गोलाकार। चिकना, सपाट और गोलाकार हो जाएगा। तो जो इसका आकार है अभी आपको दिख रहा है कैसा? त्रिभुजाकार, हम कह सकते हैं तिकोना। लेकिन जैसे ही इसमें अपर्दन होगा तो इसका जो आकार है वो आकार तिकोना नहीं रहेगा। अब क्या हुआ? जब इसका आकार तिकोना था, अपर्दन हो गया, तो अपर्दन होने के कारण क्या हुआ? इसके ऊपर का जो भाग है वो कैसा हो गया? गोलाकार। कैसा हो गया? गोलाकार, या हम कह सकते हैं अंडाकार। गोलाकार या अंडाकार। जब गोलाकार या अंडाकार इसका आकार हो जाएगा तो इससे हम कहेंगे इंसेलबर्ग। क्या कहेंगे? और आप लोग इंसेलबर्ग के बारे में कहीं पढ़कर आए हो? बताओ कहां पढ़ के आए थे? 56 की पहाड़ियां। मैंने कहा था कि इंसेलबर्ग मरुस्थल पढ़ेंगे तब आएगा। हमने पढ़ा था कि 56 में क्या है? 56 पहाड़ियों का समूह है, और वो पहाड़ियां कैसी है? गोलाकार व अंडाकार। तो वैसी ही गोलाकार जो पहाड़ियां होती है उन्हें हम कहते हैं आपका इंसेलबर्ग। कहां कहते हैं? मरुस्थल में। इंसेलबर्ग जो है वो जर्मन शब्द है। कहां का शब्द है? और इसका जो हिंदी अनुवाद होता है वो होता है द्वीपाभगिरी। क्या होता है? द्वीपाभगिरी। गिरी मतलब होता है पर्वत। क्या होता है? द्वीप, यानी द्वीप के समान दिखने वाली पर्वत, या द्वीप के समान दिखने वाला पर्वत क्या कहलाएगा? द्वीपाभगिरी, या जिसे हम कहेंगे इंसेलबर्ग। तो इंसेलबर्ग क्या है? मरुस्थल में मिलने वाली गोलाकार या अंडाकार पहाड़ी को हम कहते हैं इंसेलबर्ग। समझ में आ रही बात? आगे बढ़ते हैं यहां से। जो आपका पहाड़ी इलाका है, तो यहां क्या होगा कि जब बादल आएंगे टकराएंगे तो बारिश भी होगी, हाँ या ना? तो हाँ या ना? हाँ, ठीक, जाग रहे हो, ये प्रमाण देते रहना। तो ये जो आपका क्षेत्र है, यहां से क्या होगा कि भाई जब आपकी बरसात होगी तो पानी क्या होगा? यहां से बहता हुआ नीचे की तरफ आएगा। तो जो इसका ढाल वाला इलाका है, ये ढाल वाला जो इलाका है, ये इलाका हो जाएगा ऊबड़ खाबड़। कैसा हो जाएगा? क्योंकि यहां पर भी आपका अपर्दन हो रहा है। क्या हो रहा है? और इससे जो अपर्दन और जो स्थलाकृति बन रही है उसे हम कहेंगे पेडिमेंट। क्या कहेंगे?
पेडीमेंट कहेंगे। ठीक है, तो पेडीमेंट क्या है? पेडीमेंट पर्वत पदीय स्थलाकृति है जो अपरदन से बनती है और कहां बन रही है? मरुस्थल में। कहां बन रही है? अब इससे अपन आगे चलते हैं तो हम ये जानते हैं कि कोई भी अगर पर्वत होगा तो उसके आगे का भाग होगा मैदानी। कैसा होगा? तो इसके जस्ट आगे का जो मैदानी भाग है वो ढाल युक्त होगा। कैसा होगा? ढाल युक्त होगा। और जो ढाल युक्त मैदानी भाग है उससे आप कहोगे बजादा। बजादा या बजाड़ा के नाम से इसको जाना जाता है। अब हम ये कह रहे हैं कि यहां बरसात होगी, तो जब बरसात होगी तो क्या होगा? पानी बहता हुआ आगे बहेगा। अब वो पानी कहीं ना कहीं जाकर भरेगा। अगर मान लो वो पानी आपका ऐसी जगह चला गया जहां पर एक गर्त है, एक गड्ढा है, और वो गर्त अगर मान लो गिरा हुआ है चारों तरफ पहाड़ियों से, और इस गर्त में पानी भरने से यहां एक झील का निर्माण होगा, और उस झील को हम कहेंगे बोलसन। क्या कहेंगे? बोलसन कहेंगे। और बोलसन क्या है? तो मरुस्थल में पर्वतों से घिरी झील को हम कहते हैं बोलसन। और पूरे भारत में बोलसन का जो आपका उदाहरण है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सांबर। क्या हो जाएगा? तो राजस्थान में बोलसन का उदाहरण क्या है? सांबर। और जो इंसेलबर्ग उसका उदाहरण क्या है आपका? 56 की पहाड़ियां। तो ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है। पहली आकृति क्या देखी हमने कि जो पहाड़ी थी या जो चट्टान थी उसका कटाव हुआ, और उसका कटाव होने के बाद जो उसका आकार है वो कैसा हो गया? अंडाकार या गोलाकार, जिसे हमने क्या बोला? इंसेलबर्ग। इसका अर्थ क्या होता है? द्वीपावगिरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इससे जो आगे की आकृति है उसे हम क्या बोल रहे हैं? पेडीमेंट। आपको बोलना है, मैं तो बोल ही रहा हूं। उसको क्या बोलते हैं? कहां बन रही है? पर्वत के पद में। पर्वत के पद मतलब पैर में, नीचे बन रही है। उसके बाद में जो आपका ढाल युक्त मैदानी भाग है वो क्या कहलाएगा आपका? बजादा या बजाड़ा। और मरुस्थल में पर्वतों से घिरी झील क्या कहलाएगी? और बोलसन का उदाहरण क्या है? ठीक है, तो अब मैं जो है पहले आप डालेंगे हेडिंग में, आपने शायद कल डाल दी हेडिंग मरुस्थल मंडल स्थलाकृतियां। ठीक है, और उसमें आप ये चित्र बनाओ फटाफट। जो साथी ऑनलाइन जुड़े हैं अभी तक कुछ लिखवाया नहीं, केवल ये डायग्राम जो है बनवा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद लिखवाना स्टार्ट करेंगे। जल्दी से इसको आप जो है कल कुछ काम दिया था झीलों वाले, कर लिया सबने? अभी चेक करूंगा लास्ट में कि टॉपिक पूरा हो जाए फिर। और हाँ, मैं बीच में प्रश्न पूछता रहूंगा क्योंकि प्रश्न नहीं पूछ पा रहा हूं मैं आप लोगों से, इसलिए किसी से प्रश्न पूछ लूंगा मैं, और खास तौर से उससे पूछूंगा जो आपस में चर्चा कर रहे होंगे। ठीक है, अरे हाँ है ना, ताकि चेकिंग हो जाएगी भी कौन कितना पढ़ रहा है। और ऐसे पूछ सकता हूँ रैंडमली, हिम्मत करना सर हमने तो बात ही नहीं की, तो वो मेरी मर्जी में पूछ सकता हूँ आपसे। क्लियर? चलो अभी देखते हैं। ये हो गया सभी का। अब जो अपन बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे इंसेलबर्ग। किसके बारे में बात करेंगे? तो जो आकृति आप पढ़ रहे हो जो पहली आकृति है कौन सी है? इंसेलबर्ग। नंबर 1 डालो, नंबर 1 लिखो इंसेलबर्ग। नंबर 1 में आप लिखोगे इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग, इंसेलबर्ग। और लिखो मरुस्थल में स्थित, मरुस्थल में स्थित पहाड़ियों या मरुस्थल में स्थित पहाड़ियों या ऊंची चट्टानों पर
ऊंची चट्टानों पर जब लंबे समय तक पवन द्वारा अपर्दन होता है तो इनके ऊपर की कोमल व मुलायम परत हट जाती है तथा अंदर की कठोर परत बाहर निकल आती है। इस कठोर परत पर निरंतर अपर्दन के कारण यह चिकनी सपाट गोलाकार या अंडाकार हो जाती है। इन गोलाकार पहाड़ियों को इंसेलबर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्ग मतलब होता है खंड। क्या होता है? खंड। एक और लिखो इसमें, इंसेलबर्ग जर्मन भाषा का शब्द है। जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ द्वीपाभगिरी होता है। देखो इसका उदाहरण लिखे इसके उदाहरण लिखे। 56 की पहाड़ियां, उदाहरण क्या है इसकी? 56 की पहाड़ियां व माउंट आबू की पहाड़ियां। 56 की पहाड़ियां व माउंट आबू की पहाड़ियां। 56 की पहाड़ियां व माउंट आबू की पहाड़ियां। तो यहां पे जो दो बातें पढ़ने की है, 56 की पहाड़ियां, माउंट आबू पहाड़ियां। एक बात ध्यान रखना कि इंसेलबर्ग जो है उसके निर्माण में योगदान ज्यादा किसका है? पवन का। लेकिन पवन के साथ में जो योगदान है वो किसका है? वर्षा का भी, क्योंकि पहाड़ी इलाका है तो वहां वर्षा कुछ मात्रा में तो होगी। इसी वजह से क्या होता है, यहाँ अपर्दन आपका देखने को मिलता है। जो साथी जो लेट जुड़ते हैं, इक्का दुक्का केवल एक साथी है ऑनलाइन के अंदर, बाकी कोई दिक्कत किसी को नहीं आ रही है। आप लेट जुड़े इसीलिए आपके जो है छूट गया। अब आप मुझे पूछे कितनी लाइन छोड़ू, तो इसका कोई जवाब मेरे पास उस समय नहीं होगा। आप आधा पेज छोड़ दो, क्योंकि आपने डायग्राम नहीं बनाया होगा और ये चीज आपने लिखी नहीं होगी। तो ये जो चीजें हैं आप थोड़ा सा इस पे ध्यान दें, टाइम पे अपना आ जाए क्लास के अंदर। अगर मान लो लेट भी आते हैं तो उस चीज को जहां से स्टार्ट किया वहीं से पढ़ना आप जो है चालू कर दो। अगला लिखो नेक्स्ट नंबर 2 पे पेडिमेंट। भाई लिमिट टाइम में अपने को कोर्स पूरा भी करना है वापस, हाँ या ना? और कोर्स क्या लेंदी भी है,
देखो पेडिमेंट, पेडिमेंट क्या है तो मैंने बताया कहां बन रहा है, पर्वत के पद में। कहां बन रहा है तो लिखे पेडिमेंट में, यह पर्वत पदीय, यह पर्वत पदीय स्थलाकृति है, यह पर्वत पदीय स्थलाकृति है, स्थलाकृति है जिसका निर्माण अपर्दन से हुआ है। यह पर्वत पदीय स्थलाकृति है जिसका निर्माण अपर्दन से हुआ है, अपर्दन से हुआ है। तो कहां बन रही है, पर्वत के पद में। ठीक है, अगला लिखेंगे नेक्स्ट, बजादा ओब्लिक बजाड़ा, बजादा ओब्लिक बजाड़ा, बजादा ओब्लिक बजाड़ा, बजादा ओब्लिक बजाड़ा। और लिखें इसके अंदर, यह ढाल युक्त मैदानी भाग है, यह ढाल युक्त मैदानी भाग है, यह ढाल युक्त मैदानी भाग है, यह ढाल युक्त मैदानी भाग है। कैसा भाग है, ढाल युक्त मैदानी भाग है। अगला लिखो नेक्स्ट, बोल्सन, नंबर 4 लिखेंगे बोल्सन, बोल्सन। और लिखें, मरुस्थल में पर्वतों से गिरी झील, मरुस्थल में पर्वतों से गिरी झील। और चारों तरफ क्या है इसके, पर्वत हैं। मरुस्थल में पर्वतों से गिरी झील। लिखें उदाहरण, सांबर झील, यूपीएससी में 90s में प्रश्न पूछा हुआ है। किसमें, यूपीएससी के अंदर 90s के जो आपके जो हैं ईयर में, उसमें प्रश्न आया था कि भारत में बोल्सन का उदाहरण क्या है, तो क्या है, सांबर। ठीक है, तो क्या लिखा आपने इसका, बोल्सन का उदाहरण सांबर। आगे बढ़ो, नेक्स्ट हम बात करेंगे, नंबर आपका आएगा 5, तो लिखो प्लाया ओब्लिक प्लेया, प्लाया ओब्लिक प्लेया, प्लाया ओब्लिक प्लेया, प्लाया ओब्लिक प्लेया। अब प्लाया प्लेया क्या है समझे, सिंपल सी बात है कि ये तरह की झील है और खारे पानी झील है। पानी खारा क्यों होता है इसकी हम आगे बात करेंगे, पर यहां पर ध्यान रखना कि ये जो झील है वो कैसी है, अस्थायी, यानी कुछ समय के लिए बनती है और बाद में बस ये समाप्त हो जाती है। देखो साथियों, यह मरुस्थल में बनने वाली, यह मरुस्थल में बनने वाली, यह मरुस्थल में बनने वाली अस्थायी, यह मरुस्थल में बनने वाली अस्थायी खारे पानी की झील है, यह मरुस्थल में बनने वाली अस्थायी खारे पानी की झील है, यह मरुस्थल में बनने वाली अस्थायी खारे पानी की झील है। कौन सी, प्लाया प्लेया। तो जो अस्थायी उसे क्या बोल रहे हैं, प्लाया प्लेया। और एक बन रहा है टाट व रन, क्या आ रहा है, टाट व रन। ये भी जो आपका है, सुन लेना इस बात को, यह भी खारे पानी की झील है लेकिन ये अस्थायी है। अब अस्थायी और स्थायी कैसे, तो समझो, जैसे मान लो कि ये मरुस्थल और यहाँ पे कोई आपका बालू का स्तूप बन गई है। अब इन दो बालू का स्तूप के बीच में क्या हो गया, ये जो आपका क्षेत्र है इसमें मान लो उसमें बरसात हो गई और यहाँ पानी भर गया, तो यहाँ क्या बन गई, एक झील बन गई अस्थायी। अब क्या हुआ कि हवा चली और हवा चलने से क्या हुआ, ये जो बालू का स्तूप है ये यहाँ से उड़ गया, तो जो पानी हो क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, और जब पानी फैल गया झील क्या हो जाएगी, समाप्त। हाँ या ना, तो क्या हो गया, ये झील अस्थायी कैसी हो गई। लेकिन टाट वर्ण क्या है, ये स्थायी गड्ढा है। स्थायी गड्ढा जैसे मान लो आपके रूप सागर है, अब रूप सागर में जाके देखोगे तो पानी थोड़ा बहुत है, लेकिन जैसे बारिश आएगी क्या होगा, पूरा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये क्या हो गया, ये स्थायी गड्ढा है जहां पर बरसात होगी और पानी आएगा ही आएगा, लेकिन जरूरी नहीं कि यहाँ पे पानी वापस अगली बार आए। समझ में आ रही बात। तो इस तरह से हम क्या कह रहे हैं, स्थायी और अस्थायी। तो जो स्थायी झीलों से क्या बोल रहे हैं अपन, टाट व रन। अब जो टाट व रन है, इसमें एक और बात ध्यान रखना, आपसे एक और प्रश्न पूछेगा कि राजस्थान में सर्वाधिक रन कहां मिलते हैं।
तो जो रण क्षेत्र हमारे हैं राजस्थान के अंदर अगर हम बात करें तो रण क्षेत्र जो है वो आपके सर्वाधिक आपको मिलेंगे कहां पर, जैसलमेर में। क्या इसके अलावा भी और कहीं मिलेंगे? तो बिल्कुल मिलेंगे। आपका फलोदी है, आपका चूरू है, आपका जो जोधपुर है, जोधपुर तो अपना फलोदी वाला आ जाएगा, बाड़मेर, अब आपका फलोदी बन चुका है तो उसमें आ जाएगा वो बाड़मेर। ठीक है, इनमें आपको देखने को मिलता है क्या, रन। जैसे रन है क्या, खारे पानी की जिले ही है, क्या है ये। तो सर्वाधिक जो आपकी जो रन मिल रहा है वो कहां मिल रहा है, जैसलमेर में। जैसे भाकरी, लवा, कानोड़, कानोड़ को कनौड़ भी लिखाता है, बरमसर, पोकरण, ये सब क्या है, ये सब आपके उदाहरण है किसके, आपके टाटवरन के। फलोदी में बाप, चूरू में ताल छापर, चूरू में क्या है साथियों, और एक और है परिहारा, ताल छापर व परिहारा रन। ठीक है, इस तरह से बाड़मेर में आ जाएगा थोब और रेडाना, थोब आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा, रेडाना, ये दो नाम आपके इधर। तो सर्वाधिक जो रन मिल रहे हैं वो कहां मिल रहे हैं हमारे को, जैसलमेर में। कहां मिल रहे हैं, तो ये क्या है, ये स्थायी खारे पानी की झीलें। लिखो उसमें साथियों, टाट व रन में लिखे, नेक्स्ट नंबर डाले टाट व रन, टाट व रन, और लिखे ये मरुस्थल में मिलने वाली, ये मरुस्थल में मिलने वाली स्थायी खारे पानी की झीलें हैं। ये मरुस्थल में मिलने वाली स्थायी खारे पानी की झीलें हैं। कैसी ये झीलें, स्थायी खारे पानी की झीलें हैं। सर्वाधिक रन, सर्वाधिक रन, सर्वाधिक रन जैसलमेर में, सर्वाधिक रन जैसलमेर में, सर्वाधिक रन जैसलमेर में। अब लिखो उदाहरण, लिखो इसके, और उदाहरण लिख के इन सबको उतारना है। तो जैसलमेर में जो आपके रण क्षेत्र हैं उनमें अपन लिखेंगे भाकरी, लवा, भाकरी, लवा। इसको एक काम करो, आप उतार ही लो आपके हिसाब से, ताकि थोड़ा रिलैक्स आपको भी मिले। हो गया सभी का, रिपीट कर रहा हूं। जैसलमेर में कौन सा है, भाकरी, लवा, कनौड़, बरमसर और पोकरण। फलोदी में कौन सा आपका आ रहा है, बाप क्षेत्र। चूरू में ताल छापर और परियारा, और जो बाड़मेर क्षेत्र उसमें थोब और रेडाना। ये जो आपके हैं 4 जिलों के नाम मैंने आपको लिखवाए हैं, इनका जानना। अब बात ये आ रही है रन क्या है, समझो। टाट और रन क्या है, तो पानी भर गया तो झील बन गई, पानी भरने से क्या बन गया, एक झील। जैसे भाई ये कोई गड्ढा है, इस गड्ढे में जल आके भर गया और यहाँ एक झील बन गई। लेकिन क्या हुआ कि हम जानते हैं कि मरुस्थल में तापमान ज्यादा होता है, इस वजह से पानी कुछ समय बाद क्या होता है, सूख जाता है। और उसके बाद यहां पर जो है ये लवण जमा हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, लवण जमा आपके हो जाते हैं। अब ये जो लवण जमा आपके हुए हैं, लवण युक्त जो भूमि होती है उसे हम क्या बोल रहे हैं, उसे हम कह रहे हैं आपका टाटवरन। अब समझना यह पड़ेगा कि साहब यहां पे लवण आए कैसे। जब पानी आ रहा है बरसात का तो पानी कैसा होता है, शुद्ध होता है, मीठा होता है, हाँ या ना। लेकिन जैसे ही इस झील में भरता है तो पानी क्या होता है, खारा। हम क्या करें, आपकी जो है स्थायी खारे पानी की झील, यानी पानी कैसा हो गया, खारा हो गया। अब पानी खारा क्यों हुआ, क्या ऐसा कारण है कि पीछे की पानी खारा हुआ है।
समझना इस बात को यहाँ पे कि हम ये कह रहे हैं कि यहाँ तो जल है और यहाँ पे जब पानी खत्म हो गया तो यहाँ क्या जमा हो गए, लवण। ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे एक काम यहाँ पर हो रहा है और वो क्रिया जो आपकी हो रही है उसे हम कहते हैं केशकीय क्रिया। क्या कहते हैं, केशकीय क्रिया, केशकीय क्रिया। बाकी लोग क्या कर रहे हैं साथी, कौन सी क्रिया हो रही है? हाँ, मेरे को जगाना पड़ रहा है बार बार। है चाय में मंगाऊं क्या? हाँ मंगा दो, काम करो, गेट पड़ा है, पी के आ जाओ। है चलो, यहाँ पे जब आए हो तो अपने को पूरा एनर्जी अपने को देनी है, हाँ या ना? ठीक है, चलो तो केश की क्रिया की अगर हम बात करें, हाँ मैं पिलाता भी हूं चाय, हाँ पिलाता भी हूं और पिलाई भी है, ठीक है, आपको नहीं पिलाई, उसके लिए योग्य बनना पड़ता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हाँ कि चाय चॉकलेट ये सब मैं करता हूं, लेकिन उस बेच के लिए करता हूं जो वास्तव में पूरा एफर्ट डाल के ज्योग्राफी पढ़ता है। ये हाँ है हकीकत। अब इसमें नहीं है, आप लोगों में से हो सकता कोई नहीं बैठा हो ऐसा, बाकी जो डबल लेवल वाले हैं उनसे पूछना। ठीक है, तो अपने को पूरा एफर्ट लगाना पड़ता है उसके लिए कि हाँ सब वास्तव में हम जो है कर रहे हैं। अब ये काम किसके लिए हो रहा है, आपके लिए या मेरे लिए? आपके लिए हो रहा है। और मैं क्या कह रहा हूं आपको कि जो अपन पढ़ रहे हैं उसी में स्पष्ट बनना है, हाँ या ना? और ये भी कह रहा हूँ कि भाई आपको क्या याद आएगा, बोर्ड याद आएगा। तो अपन क्या दिमाग लगा रहे हैं कि यहाँ आए तो लिख लें, खाली लिखने से काम नहीं चलता, आपने क्या करना पड़ेगा, इस चीजों को यहाँ समझना है। जब समझ लोगे तो चीजें सही हो जाएगी। हाँ ये जो साथी बीच में, हाँ तुम खड़े हो जाओ साथी, मैं देख ही रहा था टारगेट, हाँ बिल्कुल बीच में, हाँ यस यस तुम बिल्कुल, तुम बताओगे, हाँ बिल्कुल। देश हरो क्या है? पठार है देश हरो, है बिराजो, देश हरो पठार है। चलो आगे बढ़ो, देश हरो क्या है? अरे दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच का हिस्सा है जो सदा रहता हरा भरा। सिरोही की रागा पहाड़ी, उदयपुर की जरगा पहाड़ी के बीच का इलाका जो सदा हरा भरा रहता है, क्या कहलाता है? देश हरो कहलाता है। चलो आगे आ जाओ। अब जो मैं समझा रहा हूं समझो, क्या बोल रहा हूं, केश की क्रिया। क्या बोल रहा हूं, आप ये देखेंगे हमारे सर के ऊपर बाल लगे हुए साहब, हम इन बालों को कटवा रहे हैं और वापस ये बाल बढ़ जाते हैं, हाँ या ना? कैसे बढ़ जाते हैं? यानी इनको अंदर से पोषण मिल रहा है, राइट? ऐसा ही कुछ होता है आपके मरुस्थल वाले इलाकों में। क्या होता है कि जैसे ये सतह है, इस सतह पे क्या हुआ, जब बरसात हुई तो क्या हुआ, यहाँ पे जल आके इकट्ठा हो गया। जब यहाँ पे जल आके इकट्ठा हुआ तो इसमें से कुछ जल जो है वो कहां जाएगा, सतह के अंदर। कहां जाएगा? और जब वो सतह के अंदर चला जाएगा तो क्या होगा, वो कुछ चट्टानों को या कुछ जो कण होते चट्टानों के उनको अपने अंदर गोल लेगा। लेकिन हम ये जानते हैं कि मरुस्थल में आपका तापमान ज्यादा होता है, इसलिए जैसे ही वर्षा काल समाप्त हो जाएगा उसके बाद ये सतह के ऊपर जो जल दिख रहा है आपको वो हट जाएगा। अब जब ये जल आपका सतह से हट गया, लेकिन सतह के अंदर जल आपका है क्योंकि वो जल अंदर गया था, हाँ या ना? जब ये सतह आपकी ज्यादा गर्म होगी, ठीक है, तो क्या होगा, अंदर का जो जल है, अंदर का जो जल आपका है वो ऊपर की तरफ बढ़ेगा। कहां बढ़ेगा? और इसके साथ जो घुले हुए तत्व हैं, जो लवण कण आप जिसे कहेंगे, वो तत्व आपके इसके साथ घुले हुए हैं, वो भी कहां आएंगे, वो भी सतह पर आएंगे। जैसे ही ये सतह पर पहुंचेगा जल, जल क्या बन जाएगा, वाष्प। क्या बन जाएगा? और जाएगा वायुमंडल के अंदर। और जो कण है वो किसमें आ जाएंगे, ठोस अवस्था में। जो गुला हुआ तत्व था किसमें आ जाएगा, ठोस अवस्था में। और ठोस अवस्था में आने के बाद क्या हो जाएगा, यहां पर वो जमा हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से जो क्रिया आपकी है वो प्रतिवर्ष चलेगी, हर साल ऐसा होगा और हर साल यहाँ पे लवण जमा होते रहेंगे। अब क्या होगा, जैसे शुद्ध पानी आएगा तो क्या होगा, ये लवण वापस उसमें जो है घुल जाएंगे, उस पानी को क्या कर देंगे, खारा कर देंगे। राजस्थान की एक नदी जिसे हम कहते हैं लूणी, आधी मीठी व आधी खारी, हाँ या ना? क्या होता है कि बालोतरा तक पानी मीठा है, उसके बाद पानी खारा है। उसका कारण क्या है कि बालोतरा से पहले तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन जैसे बालोतरा के अंदर नदी आपकी एंटर करती है तो ये जो लवण सतह के ऊपर है, ये लवण उस नदी में घुल जाते हैं और पानी क्या कर देते हैं, खारा कर देते हैं। तो ध्यान रखना कि मरुस्थल में जो झीलें आपकी बन रही है वो खारी क्यों बन रही है, उसके पीछे कारण क्या है, केश की क्रिया द्वारा जमा किए गए लवण। और लवण युक्त जो भूमि होती है उसी को हम कहते हैं रन। क्या कहते हैं, रन क्षेत्र कहते हैं। उदाहरण क्या हो जाएगा, कच्छ का रण। क्या हो जाएगा, कच्छ का रण। और ऐसे राजस्थान में आपको उदाहरण दे दिए हैं सबके, हाँ या ना?
सबसे बड़ा रण क्षेत्र हमारा है पूरे भारत में, कौन सा है? कच्छ है। कौन सा है? तो सबसे बड़ा रण क्षेत्र हमारा कच्छ का रण है, और कच्छ के रण का कुछ भाग राजस्थान के अंदर है, जिससे हम कहते हैं लिटिल रन। क्या कहते हैं? तो जो भाग कच्छ के रण का राजस्थान के अंदर है वो कहलाता है लिटिल रन। और लिटिल रन कहां आएगा? यह आएगा बाड़मेर और जालोर। बाड़मेर और जालोर। तो सांचौर अब जिला रहा नहीं है, तो अपन क्या बोलेंगे इसको? जालोर। भाई सांचौर आपका अर्थ है। सांचौर के अंदर आपको ध्यान हो तो एक संरक्षित रिजर्व बनाया गया था, ठीक है, रणखार के नाम से। और जो रणखार आपका प्रसिद्ध है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? जंगली गधों के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? और पूरे भारत में जंगली गधे केवल मिलते हैं कच्छ के रण में। कहां मिलते हैं? तो उसी का पार्ट कहां आ रहा? राजस्थान के अंदर। राजस्थान क्या बोल रहे हैं? लिटिल रन। तो यहां बनाओ कोष्टक और लिखो, ब्रैकेट बना के लिखना, मरुस्थल में केश की क्रिया, मरुस्थल में केश की क्रिया के कारण, केश की क्रिया के कारण सतह पर लवणों का जमाव होता है, लवणों का जमाव होता है। इस लवण युक्त भूमि को रन कहते हैं। रन। इस लवण युक्त भूमि को रन कहते हैं। रन कहते हैं। कोष्टक बंद करना और लिखो नेक्स्ट बिंदु लिटिल रन। क्या लिखोगे? लिटिल रन। लिटिल रन। नंबर मत डालना, नंबर नहीं डालना, केवल लिखना लिटिल रन, नंबर बाद मत डालना इसमें। लिटिल रन लिखा। लिखो इसमें कच्छ के रण का वह भाग, कच्छ के रण का वह भाग जो राजस्थान में स्थित है, जो राजस्थान में स्थित है। कच्छ के रण का वह भाग जो राजस्थान में स्थित है। कच्छ के रण का वह भाग जो राजस्थान में स्थित है, यह बाड़मेर व जालोर में फैला है। यह बाड़मेर व जालोर में फैला है। बाड़मेर व जालोर में फैला है। कंप्लीट है सभी का? बाड़मेर व जालोर में फैला है। अब जो अगला आपका आ रहा है स्थलाकृति, उसका नाम है बालू का स्तूप। और जो बालू का स्तूप होते हैं उन्हें हम कहते हैं रेत का टीला। रेत का टीला, ओब्लिक टिब्बा, ओब्लिक धोरे। क्या कहते हैं? धोरे। तो बालू का स्तूप आप जानते हैं रेत के द्वारा निर्मित एक टीला, उसे क्या बोलेंगे? बालू का स्तूप। तो इंपॉर्टेंट क्या है यहां पे? इंपॉर्टेंट ये है कि बालू का स्तूप के प्रकार पूछता है। क्या पूछता है? बालू का स्तूप के प्रकार पूछता है। एक बार इन सबके नाम लिख दो और फिर डालो हेडिंग में बालू का स्तूप के प्रकार। बालू का स्तूप के प्रकार, बालू का स्तूप के प्रकार पूछेगा आपसे। बालू का स्तूप के प्रकार पूछेगा। बालू का स्तूप के प्रकार। आज जो भी नंबर आपका आ रहा है, 7वें आ रहा होगा आई थिंक, है ना, वो डाल देना। बालू का स्तूप के प्रकार अपन पढ़ने वाले हैं। अब जो बालू का स्तूप आपका है उसी के सारे नाम अपने देख लिए। अपन कह रहे हैं धोरे। थोड़ा तेज बोलना। टिब्बा, 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 टिब्बा में लिखा है, तुमको क्या दिख रहा है? टिड्डा। तुम आगे क्यों नहीं विराजते हो यहां पे? चलो ये हो गया आप लोगों का। अपन क्या बात कर रहे हैं? बालू का स्तूप के प्रकार के बारे में हम बात यहां पे कर रहे हैं। अब जो आपका प्रकार है उनको पहले समझेंगे फिर उतारेंगे। भाई आपको ये पता लग गया कि साहब बालू का स्तूप क्या है? रेत का जमाव हो रहा और एक टीला बन रहा, उसमें कह रहे हैं बालू का स्तूप। ठीक है। अब यहां पर जो है अलग अलग आकार के अलग अलग दिशाओं में जब आपके बालू का स्तूप बनेंगे उनके अलग अलग नाम है।
जैसे मान लो पहला अपन पढ़ते हैं कि साहब ये एक कोई आपका मरुस्थली क्षेत्र है और यहां पर क्या हो रहा है कि इस दिशा में आपकी जो है पवन चल रही है, ठीक है, और इस पवन के साथ में क्या उड़ेगा, रेत के कण। ये रेत के जो कण हैं वो कण आपके यहां पे साथ साथ में उड़ रहे हैं। अब क्या हुआ कि इस रेत के जो कण हैं इन्हीं के ठीक सामने समकोण दिशा पर सामने एक अवरोध आपका आ गया, और जब आपका जो है ये जो रेत के कण आपके हैं ये जाके जमा हो जाएंगे किसके ऊपर, इसके ऊपर, और जो बालू का स्तूप यहां पर बनेगा उससे हम कहेंगे अनुप्रस्थ। क्या कहेंगे, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। तो सीधा प्रश्न पूछेगा कि अनुप्रस्थ बालू का स्तूप क्या है, या दूसरा प्रश्न ये पूछ सकता है कि वह बालू का स्तूप जो पवन की दिशा के समकोण पर बन रहा है, कहां बन रहा है भाई, ये दिशा है पवन की और बिल्कुल सामने, ठीक सामने कोई आ गया तो क्या कहलाएगा, ये समकोण। तो पवन की दिशा के समकोण पर बनने वाला बालू का स्तूप क्या कहलाएगा, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। तो पहला बालू का स्तूप कौन सा हमारा है, अनुप्रस्थ है। इसी में आगे चलते हैं। एक बालू का स्तूप तो कहां बना, पवन की दिशा के समकोण पर, बिल्कुल ठीक सामने। अब क्या हुआ कि एक बालू का स्तूप जो आपका बन रहा है वो क्या बन रहा है कि यहां जैसे मान लो ये कोई मरुस्थली इलाका है और यहां पर वापस आपकी पवन इस दिशा में चल रही है। इस बार क्या हुआ कि जो अवरोध आपका है वो सामने नहीं था, अवरोध जो आपका आया वो आपका इसके समानांतर आ गया। कहां आ गया, इसके समानांतर आ गया, और जो आपके रेत के जो कण थे वो जो आपके साथ चल रहे थे किसके, पवन के, वो क्या हुए इस बार समकोण पर नहीं समानांतर जमा हो गए, और समानांतर जब जमा हो जाएंगे तो जो बालू का स्तूप यहां पर बनेगा वो बालू का स्तूप आपका कहलाएगा अनुदैर्घ्य। क्या कहलाएगा, अनुदैर्घ्य। यानी कि ये प्रश्न बन गया कि पवन की दिशा के समानांतर बनने वाला बालू का स्तूप कौन सा है, क्या कहलाएगा, अनुदैर्घ्य। अब एक और बात, इसमें एक और बात ध्यान रखना कि जो आपका अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप बनेगा ये बन रहा है पवन की दिशा के समानांतर, ये पवन चल रही है। तो क्या होगा कि जब इस समानांतर दिशा में जब आपका ये बनेगा तो क्या होगा, पवन जो है आपकी वो चलती रहेगी और यहां पर रेत का जमाव करती रहेगी, और इस कारण से यहां पर ज्यादा मात्रा में रेत का जमाव होगा तो बालू का स्तूप की जो हाइट है वो बढ़ती जाएगी, और ये इतने ऊंचे हो जाते हैं कई बार कि इनकी अधिकतम ऊंचाई 60 मीटर तक मिल जाती है। कितनी मिल जाती है, तो ध्यान रखना कि सबसे ऊंचे बालू का स्तूप कौन से हैं, तो आपका है अनुदैर्घ्य। कौन से हैं, अनुदैर्घ्य। ये बालू का स्तूप आप जो है देख पाते हो कहां पर, जब आप जाते हो, कहां जाते हो, आप जाते हो डेजर्ट सफारी के लिए जैसलमेर। कहां जाते हो, जैसलमेर जब आप जाते हो तो वहां पर आप ये देख पाते हो। इंटरनेट चलाते समय अगर मान लो कोई दूसरा एड आ जाता है तो अपने को भावुक नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि इंटरनेट है ये, इसलिए मैं चलाता नहीं इसको। देखो देखो इसको, ये जो बालू का स्तूप आपको दिख रहे हैं ये थोड़े ऊंचे दिखेंगे आपको, है ना। इसको मैं आपको थोड़ा सा और अच्छा दिखाता हूं, अपने घर के दिखाते हैं जैसलमेर का, नहीं बड़ा भी करेंगे तुम रुको। सब यही है क्या,
ये देखो आप, थोड़े से नीचे दिख रहे हैं, इस तरह से ऊंची पहाड़ी आपकी बन जाती है ना, वो क्या कहलाते हैं आपके, वो कहलाएंगे आपके अनुदैर्घ्य। क्या कहलाएंगे? अनुदैर्घ्य। ये ठीक ही था क्या? उसी था। चलो, जो ऊंची पहाड़ियां उसे क्या बोलेंगे अपन, जो ऊंचे आपके बनेंगे बालू का स्रोत बनेंगे अपन अनुदैर्घ्य। तो एक तो बन रहा है समकोण पर, एक बन रहा है आपके समानांतर। लिखना स्टार्ट करो उसमें पहला बिंदु। देखो पहला नंबर एक पर बालू का स्तूप प्रकार में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। ये पवन की दिशा के समकोण पर बनते हैं, ये पवन की दिशा के समकोण पर बनते हैं, ये पवन की दिशा के समकोण पर बनते हैं, पवन की दिशा के समकोण पर बनते हैं, बनते हैं। नेक्स्ट देखो, इसमें एक लाइन और जोड़ो। ये बालू का स्तूप, ये बालू का स्तूप गंगानगर हनुमानगढ़, गंगानगर हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ बीकानेर में देखने को मिलते हैं, गंगानगर हनुमानगढ़ बीकानेर में देखने को मिलते हैं। कौन से वाले? अनुप्रस्थ। इसको बना लो ऐसा कैसी। बन गया? तो ये बन रहा है आपके पवन दिशा के समकोण पर। चले आगे इससे। जो नेक्स्ट अपना है वो है अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। लिखो नंबर 2 पे अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। और लिखो इसमें अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप में ये पवन की दिशा के, ये पवन की दिशा के समानांतर बनते हैं, ये पवन की दिशा के समानांतर बनते हैं, समानांतर बनते हैं। ये सर्वाधिक ऊंचे बालू का स्तूप है, ये सर्वाधिक ऊंचे बालू का स्तूप है, ये सर्वाधिक ऊंचे बालू का स्तूप है, सर्वाधिक ऊंचे बालू का स्तूप है। इनकी ऊंचाई, इनकी ऊंचाई 60 मीटर तक हो सकती है, इनकी ऊंचाई 60 मीटर तक हो सकती है, 60 मीटर तक हो सकती है। इसी में लिखो ये पश्चिमी जैसलमेर व बाड़मेर, ये पश्चिमी जैसलमेर व बाड़मेर में देखने को मिलते हैं, ये पश्चिमी जैसलमेर व बाड़मेर में देखने को मिलते हैं, मिलते हैं। इसको बनाएं आप ऐसा का सही जल्दी से। फिर मैं लिखवाता हूं आपको एक शब्द, घासी क्या है।
लिखिए फटाफट, इसको बनाएं। कंप्लीट है। अब कोष्टक बना के लिखेंगे गासी, ब्रैकेट में लिखेंगे गासी। तो गासी क्या, उसको समझते अपन, लिखो। देखिए, दो बालूका स्तूप के मध्य का, दो बालूका स्तूप के मध्य का खाली भाग, दो बालूका स्तूप के मध्य का खाली भाग, खाली भाग जहां से मरुस्थल में, जहां से मरुस्थल में काफिले गुजरते हैं। काफिले मतलब लोगों का समूह। जहां से मरुस्थल में काफिले गुजरते हैं। काफिले क्या होता है? मरुस्थल में जो आपके जो लोग रहते हैं उनका समूह। जहां से मरुस्थल में काफिले गुजरते हैं, जहां से मरुस्थल में काफिले गुजरते हैं। क्लियर सभी यहां तक? ठीक है। तो ये जो रिक्त स्थान है, खाली स्थान होता है, उसमें क्या होता है भाई, इधर जैसे मान लो दीवार बालू का स्तूप है, ये बालू का स्तूप है, बीच में से क्यों गुजर रहे हैं? उसका कारण ये है कि इस बीच वाले भाग में आपके जो है कोई भी चक्रवात नहीं आएगा, क्योंकि क्या करेगा, वो जो दीवार आपकी है वो उस चक्रवात को रोक लेगा, जो आंधी आती है उसको रोक लेगा। तो इस वजह से क्या होता है, बिल्कुल सही आपका रास्ता रहता है। इस वजह से क्या होता है, लोग यहां से जाना पसंद करते हैं। अगला जो बालू का स्तूप आपका आ रहा है वो आपका बड़ा ही प्रसिद्ध बालू का स्तूप है, जो कैसा होता है, आधे चांद जैसा, जो कैसा होता है, और कई बार एग्जाम प्रश्न इसके बारे में पूछा जा चुका है। और इस आधे चांद जैसे बालू का स्तूप को आप कहते हो बरखान। क्या कहते हो? बरखान, या इसका नाम आप लिख सकते हैं बरछन। होता क्या है कि ये जो आपका बालू का स्तूप है, इसमें ध्यान ये रखना कि जो आपकी वायु है, या जो पवन आपकी है, वो इस दिशा से आ रही है। ठीक है, इसका हम कह सकते हैं कि ये इस दिशा से आपकी आ रही है, और जिस दिशा से वायु आती है उससे हम कहते हैं पवन मुखी भाग। क्या बोलते हैं? पवन मुखी, कि इस मुख से आपकी पवन आ रही है। तो क्या होता है, जैसे मान लो ये अवरोध है, यहां से क्या हो रहा है, 90 डिग्री एंगल पे क्या हो रहा है, पवन आ रही है, और यहां पे क्या करेगी, रेत का जमाव करेगी। तो क्या होगा, ढाल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यहाँ पे ढाल बन जाएगा। लेकिन इस वाले भाग में अगर आप देखोगे तो पवन आप इस वाले भाग में नहीं आ रही है, तो यहाँ पे ढाल नहीं बना। इधर ढाल बन गया, लेकिन इस वाले भाग में ढाल नहीं बना। तो जिस भाग से पवन आ रही है उस भाग का ढाल क्या होगा, मंद। क्या होगा? मंद। आराम से आप जो उतर सकते हो, चढ़ सकते हो। लेकिन जिस भाग से पवन नहीं आ रही, वहां ढाल कैसा होगा, तीव्र होगा। कैसा होगा? तीव्र होगा। यानी हम कह सकते हैं एक तरह से ये इस तरह का आपको दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ तो आपका जो ढाल है, आप आराम से यहां से उतर सकते हो, हाँ या ना? लेकिन अगर यहां से उतरने का प्रयास किया तो कहां जाओगे, सीधे। समझ में आ रही बात? तो ये जो आपका है, इसमें प्रश्न पूछा जा चुका है। क्या प्रश्न पूछा गया कि वह बालू का स्तूप कौन सा है जिसका पवन मुखी ढाल तो मंद, पवन मुखी ढाल कैसा, मंद है, तथा पवन विमुखी ढाल तीव्र होता है। ये सीधा ही प्रश्न पूछा गया कि वह बालू का स्तूप कौन सा है जिसका पवन मुखी ढाल मंद तथा पवन विमुखी ढाल तीव्र होता है। तो क्या बताएंगे? बरखान। आधा चांद दिख रहा है, और साथ में अगर देखोगे तो जिसके दोनों किनारे हैं वो गाय के सिंग के समान मुड़े हुए होते हैं, और ये सर्वाधिक गतिशील, ये प्रश्न पूछा हुआ है कि सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप कौन सा, तो आप कहेंगे बरखान। क्या कहेंगे? और गतिशील ज्यादा है, इससे क्या होता है, सर्वाधिक विनाश भी करता है। तो इसलिए कहते हैं सर्वाधिक विनाशकारी बालू का स्तूप कौन सा है, तो भी आपका क्या हो जाएगा, बरखान। इसको बनाए, फिर लिखते हैं इसके बारे में, डालो आप हेडिंग में बरखान। हाँ, सभी बालू का स्तूप के प्रकार है, जो ऑनलाइन पूछ रहे हैं, सभी बालू का स्तूप के प्रकार हैं।
बन गया? लिखें, लिखें इसके बारे में, लिखो। यह अर्धचंद्राकार, यह अर्धचंद्राकार, यह अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है। यह अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है जिसका पवनमुखी ढाल मंद, जिसका पवनमुखी ढाल मंद मंद तथा पवन विमुखी ढाल, पवनमुखी ढाल मंद तथा पवन विमुखी ढाल तीव्र होता है। पवन विमुखी ढाल तीव्र होता है, तीव्र होता है। इसके दोनों छोर, छोर छतरी वाला, इसके दोनों छोर गाय के सिंग के समान मुड़े होते हैं। इसके दोनों छोर, अंतिम भाग है ना, इसके दोनों छोर गाय के सिंग के समान मुड़े होते हैं। गाय के सिंग के समान मुड़े होते हैं। ये सर्वाधिक गतिशील व सर्वाधिक विनाशकारी बालू का स्तूप है। सर्वाधिक गतिशील व सर्वाधिक विनाशकारी बालू का स्तूप है। सर्वाधिक गतिशील व सर्वाधिक विनाशकारी बालू का स्तूप है। इन्हें शेखावटी व जोधपुर फलोदी में देखा जा सकता है। जोधपुर फलोदी में देखा जा सकता है, जा सकता है। मुख्य रूप से नीम का थाना सीकर, मुख्य रूप से नीम का थाना सीकर व भालेरी चूरू, नीम का थाना सीकर व भालेरी चूरू, भालेरी चूरू, भालेरी कहां आता है? चूरू में। क्लियर? चलो इसके बाद आगे जो है नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो करेंगे किसके बारे में? तो जो नीम का थाना, सॉरी आपका जो ये था बरखान का ही एक आपका हम कह सकते हैं आधा अधूरा भाग जो है वो है सीफ। क्या है? और सीफ होता है वो दिखने में दिखता है हॉकी स्टिक जो होती ना, उस हॉकी स्टिक के अग्रभाग के समान। मतलब ये हो रहा होता है कि जब बरखान बन रहा होता है और उसकी एक भुजा तो पूरी बन जाए, लेकिन दूसरी भुजा है वो अधूरी रह जाए और अचानक क्या हो जाए, जो दिशा है पवन की वो बदल जाए, तो जो बालू का स्तूप बनेगा वो कौन सा बनेगा? वो बनेगा आपका सीफ। ठीक है, तो ये दिखने में कुछ ऐसा दिखता है, लेकिन अपन इसको क्या देखेंगे? हॉकी स्टिक के अग्रभाग के समान दिखाई पड़ता। लिखो सीफ, सीफ लिखो और लिखो इसमें यह हॉकी स्टिक के अग्रभाग के समान, यह हॉकी स्टिक के अग्रभाग के समान दिखने वाला बालू का स्तूप है। हॉकी स्टिक के अग्रभाग के समान दिखने वाला बालू का स्तूप है। बालू का स्तूप है। इसमें कहने जोड़ो, इसी में जोड़ना है। जब बरखान का निर्माण हो रहा हो, जब बरखान का निर्माण हो रहा हो उसकी एक भुजा बन जाए, जब बरखान का निर्माण हो रहा हो उसकी एक भुजा बन जाए तथा दूसरी भुजा अधूरी हो,
दूसरी भुजा अधूरी हो और पवन की दिशा बदल जाए, दूसरी भुजा अधूरी हो और पवन की दिशा बदल जाए तो सीफ का निर्माण होता है, तो सीफ का निर्माण होता है। और इसको बना लेना, इसके आगे जो अपन बात करेंगे कल ये पूरा होने के बाद अपन मैदान भी पूरा कर लेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही।